उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है राम जी। राम जी की कुंडली अच्छी ही होती है और भगवान राम की कुंडली हो, हालांकि ये भगवान राम के द्वारा बनाए, भगवान कृष्ण के वंशज, भगवान राम के वंशज। 1990 चैत्र माह में इनका जन्म हुआ है। ध्यान से समझिएगा, कहीं नहीं जाना है, बन के रहिएगा और कार्यक्रम को प्रत्येक दिन देखा करिए। मैंने एक बात महसूस करी है कि जब मैं ये सुबह वाला कार्यक्रम बनाता हूँ और डालता हूँ जब यूट्यूब पे, तो उस कार्यक्रम का जो ग्राफ होता है वो धीरे 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 बढ़ता है। मतलब शुरुआत में जो है वो 10 नंबर से कुंडली शुरू होती है, मतलब उसकी जो रैंकिंग है वो 10 नंबर पे दिखाती है। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 वो शाम तक, मतलब जब शाम वाला कार्यक्रम जब जाता है 8 बजे वाला, उस टाइम पे जाकर के ये वाला कार्यक्रम उसको छूता है और 1 नंबर पे चला जाता है। जैसे ही शाम वाला कार्यक्रम जाता है, ये कार्यक्रम जो है वो घटना शुरू हो जाता है। मतलब नए वाले कार्यक्रम को लोग ज़्यादा देख लेते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं। ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, पर मैं यही चाहूँगा कि आप लोग कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए। और इंस्टाग्राम NAKULPARASHARA पे आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मैं मिल जाऊँगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन मेरा जो है वो ज्योतिषी लक्ष्य के नाम से आपको मिल जाएगा, JYOTISHHILAKSHY। ये है परिचय मेरा, तो मैं तो हूँ ही। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये है फाल्गुन माह, चैत्र माह का प्रभाव। व्यक्ति प्रेमी स्वभाव और बहुत ही स्वभाव का शीतल है, गर्म दिमाग का नहीं है। आयु की अवस्था एक अलग होती है जहाँ व्यक्ति के खून में उबाल होता है, जैसे जो है वो व्यक्ति जो है वो तुरंत गर्म हो जाए, पर वस्तुतः ये स्वाभाविक रूप से गर्म दिमाग का नहीं है, प्रेमी किस्म का है, प्रेम फैलाना और प्रेम पाना चाहता है। उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति का प्रभाव अच्छा रहेगा और व्यक्ति सद्बुद्धि का मालिक होता है, गुरुजनों का आदर करता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है। साथ ही साथ व्यक्ति के आत्मबल की कमजोरी नहीं होती और वो सुदृढ़ निर्णय लेता है, मतलब गलत निर्णय नहीं लेता। वसंत ऋतु बहुत बढ़िया, प्रेमी स्वभाव, शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष के द्वादशी का चंद्रमा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, कृष्ण पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में अर्थतंत्र की समस्या हो सकती है, जहां व्यक्ति को विशेषतया प्राइवेट नौकरी या खुद का व्यवसाय करना पड़ता है, जहां व्यक्ति को जो है वो कई बार सरकारी नौकरी में मुश्किलें मिलती हैं। कृष्ण पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा व्यक्ति के मनोवृत्ति को कमजोर करते हैं और व्यक्ति के जीवन में कई तरीके की समस्या भी लाने वाले बन जाते हैं, जहां दाम्पत्य, जहां अर्थतंत्र, जहां मतलब जैसे आर्थिक स्थिति, जहां व्यक्ति का मन, जहां व्यक्ति के स्वभाव, जहां व्यक्ति का रोग, जहां व्यक्ति का समाज में स्टेटस, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी प्रभावित होती हैं। ये थोड़ी क्या कहूँ, मतलब वो प्रभावित होती हैं। ये ठीक नहीं होता, या व्यक्ति के मन स्थिति को भी ठीक नहीं रखता है। श्रवण नक्षत्र में जन्मे होने के कारण और शुक्रवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति ऐश्वर्यशाली और भोगी प्रवृत्ति का है। यहाँ पे व्यक्ति का जन्म जो है वो श्रवण नक्षत्र, शुद्ध योग, कौलवकरण, वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण ये एक अच्छी स्थिति की तरफ कुंडली बढ़ रही है, जहाँ व्यक्ति जो है वो कृष्ण पक्ष के द्वादशी का अगर जन्मा नहीं होता तो निसंदेह ये एक अच्छी बात हो सकती थी। पर यहाँ चूंकि वो चंद्रमा कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के होने के कारण मन की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। उसके बाद श्रवण नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति को कई बार जो है वो आसानी से किसी भी काम को पूरा करने में मशक्कत होती है। सिद्ध योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का पराक्रम इतना बलवान होता है कि वो किसी भी काम को अंजाम तो दे देता है, पर मेहनत बाकी होती है। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति प्रभाव से संपन्न है और अपने प्रभाव को लेकर के बहुत ही विकसित अवस्था में है। राजसिक नहीं होता, तामसिक कम होता है, सात्विक ज्यादा होता है। मतलब कहने का यह है कि व्यक्ति अपने लाभ और अपनी हानि को लेकर के बहुत ही चीर परिचित अंदाज में होता है और बहुत ही मजबूती को प्राप्त करने वाला होता है। उसकी स्थिति कमजोर नहीं होती, सबको साथ में लेकर के चलने वाला, मेंटेन करने वाला और काफी ही संयमित जीवन जीने वाला होता है। ये इनकी कुंडली का पंचांग। इनके सवाल पढ़ के बता दूं, इनके सवाल बड़े अद्भुत और बहुत सारे, पर इतने सारे सवाल जो इन्होंने भेजे हैं, इनकी कुंडली में जो स्तुति बनती है, उन्होंने लिखा है वैवाहिक जीवन का सुख पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, क्या करूं। देखिए एक बात बताता हूं, एक सामान्य उपाय मैं ये बताऊं तो व्यक्ति को संतुलित होना पड़ता है। जहां दाम्पत्य आजकल बहुत कम लोगों का जो है वो सुदृढ़ और मजबूत है। एक हैं ममता करके हैं, मेरे कमेंट में लिखती हैं वो MD करके, वो मातृतुल्य हैं और उनका स्नेह मेरे लिए बड़ा ही पुत्र तुल्य है। उनके मुख से मैंने ये बात सुनी थी, अपने पति की बहुत उन्होंने तारीफ करी थी और वो निश्चित रूप से एक अच्छा दाम्पत्य था और है भी।
दूसरे तरीके से मैंने बहुत कम लोगों के मुख से अपने पति की बहुत ही प्रशंसा करते सुनी है, बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, मैंने एक बात बताई थी ना आप लोगों को, जहाँ लखनऊ के एक भद्र पुरुष थे, मैं उनके कुंडली, जब उनकी कुंडली मैं देख रहा था तो मैंने हर बार यही बात कही, आपका दाम्पत्य मुझे थोड़ा कमज़ोर सा दिख रहा है, पर वो मुझे बता नहीं रहे थे। पर हुआ क्या कि अंतिम 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 तक मैं ये बात रटता रहा कि नहीं, आपका दाम्पत्य मुझे थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, मुझे बताइए, मुझसे छुपाइए मत। जाते जाते जब मैंने उससे आखिरी बार पूछा कि श्रीमान आपने बताया नहीं, आपका दाम्पत्य कैसा है, तो उन्होंने पता है क्या बात कही? उन्होंने पता है बात क्या कही? उन्होंने कही बात, पंडित जी, पत्नी का पल्लू पकड़ के बैठा हूँ तो दाम्पत्य ठीक चल रहा है, जिस दिन छोड़ दूंगा आग लग जाएगी घर में। मैं समझ गया और मुझे मेरे सवाल का उत्तर मिल गया था। पर ये बात हर जगह लागू नहीं होती है। कुछ ऐसे दाम्पत्य हैं, जैसे कई लोग हैं जो बहुत अच्छे दाम्पत्य को और अच्छे तरीके से उसको निभाने का प्रयत्न हमेशा करते हैं, और ये प्रयास दोनों तरीके से होता है। जहाँ मैंने एक अभी हाल में ही जो है वो स्थिति देखी, दिल्ली की ये घटना है, जहाँ 1987 का लड़का और 97 की लड़की बिल्कुल ही पटरी नहीं खाए, और विवाह जो है वो जान पहचान के ही लोगों ने करवाया, गर्भवती ठहरी, गर्भ को गिराने का पूरा प्रयास और गर्भ गिरा भी दिया। ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो हमें इस बात को भी ख्याल में रखना होगा कि आपसी जो है वो सामंजस्य कैसा है। जहां आज ही मैंने एक कुंडली देखी जिसमें ये बात देखी कि 1998 का लड़का मुझसे इस बात की जिरह कर रहा था कि भैया मुझे कोई उपाय बता दो कि मैं उसी लड़की से मेरी शादी हो जाए। मैंने कहा अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना मैं आपको ऐसा कोई भी उपाय नहीं बता सकता, क्योंकि अगर करना है तो उनके आशीर्वाद से ही करना चाहिए। ये कुछ अच्छे तथ्य हैं जो हमें जरूर ही याद करने चाहिए। ये कुंडली वृषभ लग्न की, जो स्थिरता से सब कुछ देने वाली। सवाल पढ़ देता हूँ। दाम्पत्य का सुख जन्म कुंडली में यहाँ देखना होगा, यहाँ देखना होगा, और साथ ही साथ यहाँ देखना होगा। चारों घर को देखिए। यहाँ के अधिपति सूर्य जाकर के कहाँ बैठे? नीच के बुध के साथ, जहाँ व्यक्ति के पंचम भाव को प्रभावित हो रहा है, अच्छाई भी, लेकिन चूंकि पंचम भाव प्रेम का भाव, यहाँ के अधिपति नीच के हो गए और वस्तुतः वो सूर्य के साथ बैठे हैं, तो केंद्र और त्रिकोण के अधिपति एक साथ वे व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं अलग तरीके से। मतलब बुद्धिमान, बुद्धि का लाभ, व्यक्ति जो है वो बहुत ही तार्किक, खोजी और सवालिया होता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे और साथ ही साथ राहु का प्रभाव लग्न पे उच्च का। इस वजह से व्यक्ति बहुमुखी और अपने आप को तेज समझे, तीव्र है। और दरअसल सूर्य और बुध का एक जन्म कुंडली में यहाँ बैठना उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जिसके अधिपति शनि स्वग्रही होकर के मंगल का नीच भंग कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी ज्योतिषी बताई है मुझे। एक बात लिखा है, कुंडली में शनि 0 डिग्री का है, भाग्य कमजोर है। क्या? ऐसा नहीं है। भाग्य कमजोर, भाग्य के पास अपना बल नहीं होता। भाग्य को कर्म का बल प्राप्त करने की आवश्यकता हो जाती है। भाग्य ठीक वही है, आपका रखा हुआ धन, और कर्म करेंगे तो वो धन बरकरार रहेगा। अगर काम करना छोड़ देंगे तो भाग्य यानी कि जो रखा हुआ धन है वो नष्ट होने लगेगा, क्योंकि आप फिर बचा हुआ पैसा ही खाओगे। इसका मतलब ये बनता है कि व्यक्ति के जीवन में यहाँ ये बात दिख रही है कि व्यक्ति को धर्म को धारण करके रखना होगा, नहीं तो उसका भाग्य कमजोर हो जाएगा। क्लियर है? आपकी कुंडली में धर्म भाव का अधिपति वहां बैठा तो है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल बिला करके अगर वो इधर उधर भी भटक जाते तो परेशान कर देते, और इस कुंडली के लिए तो वो कारक होते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर वो 0 डिग्री के हैं, मंगल वहां बैठे हैं उच्च के ना, और वहां पे हाँ, वो कमजोरी उस वजह से नहीं मिल रही है कि वो ग्रह 0 डिग्री का है, वो कमजोरी इस वजह से मिल रही है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है और वो भाव को छत विछत कर रहे हैं। और दरअसल यही बात होती होगी, आप लोगों में बातचीत नहीं होती होगी। दाम्पत्य में बातचीत का होना बहुत आवश्यक है। प्रेम से गले में हाथ लगा करके उन्हें पास लाना और निस्संदेह उनको अपने दिल की बात बता देना। प्रेम में किसी भी तरह की सीमाओं को तोड़ देना और निस्संदेह उनके प्रति आभार व्यक्त करना कि आप मेरे जीवन में आए हैं। दरअसल कई बार मैंने ये बात भी सुनी है और कई बार ज्योतिषी होने के नाते मैंने ये बात कई बार चूंकि मेरे सामने आती हैं कि नहीं, मैं अपने पति से छुप के बात कर रही हूँ, मेरे पति जो है वो ज्योतिष पे भरोसा नहीं करते, मैं तो करती हूँ पर वो कई बार धर्म को नहीं मानते, पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, मंत्र जप नहीं करते। पर ये चीज़ें जो व्यक्ति और जो लोग ये नहीं मानते, निस्संदेह मैं ये नहीं कह सकता कि वो अधार्मिक है या ऐसा कुछ है, पर हाँ निस्संदेह ये हमारे पूर्वजों की विधा है जिसपे सबका बराबर का अधिकार है और निस्संदेह सबको जानने का हक भी बनता है। पर वस्तुतः फलादेश करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है। ये बात भी सत्य है और ये कटु सत्य है।
तो कहने का मतलब कि भाग्य कुछ होता नहीं है, भाग्य सिर्फ बचा हुआ धन है जो फिक्स डिपॉजिट है, और आप अगर कर्म नहीं करेंगे तो वो भाग्य नष्ट होता जाएगा। वो पूर्वजों का आशीर्वाद आपके पास है क्योंकि वहां पे मंगल बैठे हैं। दरअसल उस भाव को कमजोरी इतने सारे ग्रहों के मिलने के कारण, हालांकि वहां पे जितने भी ग्रह बैठे हैं वो कोई भी खराब नहीं बैठा है, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा भी बैठेंगे तो निस्संदेह वो अपने भाव को एक तरीके से बल देंगे। और यहाँ का कारक ग्रह जब न कुंडली में शत्रु के घर में बैठ करके अपनी खराब दृष्टि यहाँ, अपनी अच्छी दृष्टि यहाँ और अपनी कमजोर दृष्टि यहाँ, यानी कि छठा भाव और दसवां भाव गुरु से प्रभावित बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, और गुरु की दृष्टि का इन दोनों भावों को असर कम मिल रहा है। इस वजह से कर्म क्षेत्र में गुरु की दशा में कर्म क्षेत्र में, और गुरु की दशा में जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता या शत्रुओं से लड़ना और विपरीत परिस्थिति से लड़ने की क्षमता थोड़ी कम सी दिखती है। लेकिन हाँ, निसंदेह व्यक्ति को ज्ञान संपन्न और ज्योतिष का जानकार, अध्यात्म का जानकार, गूढ़ और रहस्यमयी चिंताओं और चिंतन के पीछे भागने वाला अवश्य गुरु का प्रभाव दिख रहा है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था सूर्य और बुध का एक साथ बैठना बुद्धिमान बनाने के साथ साथ व्यक्ति को यशोवान कीर्तिमान स्थापित करने वाला, क्योंकि मैंने एक सूत्र बताई थी आप लोगों को कि पंचम भाव के अधिपति या पंचम भाव को सूर्य से संबंधित होते देखा जाए तो व्यक्ति किसी न किसी वजह से अपने आप को ऊंची स्थिति में ले जाकर के प्राप्त कर देता है, और वो हो भी जाता है, क्योंकि इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं। ये इस भाव के फल की वृद्धि करेंगे, यानी कि यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव व्यक्ति को गुरु की दशा में भी मिल सकता है, बुध की दशा में तो मिलना संभव है ही। इस भाव के अधिपति नीच के हैं जिससे केंद्र में भी गुरु बैठे हैं, मतलब पंचमी भाव के अधिपति जहां बैठे हैं उससे केंद्र में गुरु से बैठने से जहां लाभ की बल की वृद्धि भी हो रही, क्योंकि लाभेश धन भाव में, धनेश लाभ भाव में। तो इस कुंडली में गुरु जो होते हैं वो भले अच्छे ना होते हों, पर निसंदेह इस कुंडली के लिए बुध तो अच्छे होते हैं। तो इस कारण से व्यक्ति के पास बुद्धि है, ज्ञान है, तर्क है, बुद्धिमता है और लाभ भी है, साथ ही साथ धन भी है। इन सब चीजों में कमजोरी नहीं है। पर हाँ, निसंदेह केतु की दृष्टि यहाँ, और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल, जन्म कुंडली में शनि राहु के संपर्क में, पर वस्तुतः पत्नी के आने के बाद व्यक्ति का भाग्य भी मिला है और व्यक्ति का भाग्य बल भी बढ़ा है। संतान सुख कब मिलेगा? 2010 की ही है शादी। अच्छा, क्योंकि जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति नीच के हैं, ये तो बात दिख रही है, और जन्म कुंडली का दूसरा भाव भी कमजोर हो रहा है, ये भी बात है, और गुरु भी शत्रु की राशि में, ऊपर से राहु की दृष्टि इस भाव पे जा रही है। इस भाव से चतुर्थस्थ कोई ग्रह शुभ नहीं, लेकिन इस भाव से चतुर्थस्थ पीछे तो गुरु बैठे हैं। सप्तमांश कुंडली अगर देखूंगा तो वहां पे राहु केतु का प्रभाव, और गुरु जो है वो रोग भाव में, और वहां पे है हालांकि सुख तो है, लेकिन हो सकता है कि आपकी पत्नी की कुंडली कमजोर हो इस मामले में, क्योंकि आपकी कुंडली में मैं जो स्थिति देख रहा हूं उसमें संतान की कमजोरी नहीं है। 2010 में शादी, 12 साल बीत गए, अभी तक विवाह के बाद संतति नहीं हुई। उसके पीछे का एक कारण मैं आपको बता दूं, दरअसल आपकी कुंडली में गुरु का कमजोर होना भी मैं कह सकता हूं। आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में मित्रवत हो रहा है, और गुरु जो है वो आपकी कुंडली में होते तो अशुभ ही हैं, और दरअसल वो शत्रुग्रस्त होकर के बैठे हैं, पर परिवर्तन भी है। इस वजह से कि जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति का परिवर्तन योग हो रहा है, अष्टमेश के साथ संबंध बन रहा है, इस कारण से कई बार ये कमजोरी हो सकती है। पर वस्तुतः केंद्र खाली, इस वजह से किसी भी तरीके की समस्या बन सकती है। ये बात मैंने शुरू में बताई थी कि केंद्र खाली है, चलो ठीक है, पर वस्तुतः चंद्रमा भी तो कमजोर हो रहे थे, इस कारण से व्यक्ति को अब किसी भी तरीके की समस्या वो दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। पर वस्तुतः आपको इस कुंडली को देखने के बाद धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में सारी चीजें मिली हैं। और आपने अगला सवाल पूछा है कि बिजनेस में सफलता के लिए क्या करना चाहिए। अभी सोने चांदी का काम कर रहा हूं, आपकी कुंडली के आधार पर बिल्कुल 100% आप चांदी का कारोबार करिए, उसमें आपको बर्तन भी जोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो विवाह से संबंधित जितने भी सामान होते हैं आप उसकी एक अलग से भी दुकान बना सकते हैं। सोने चांदी का कारोबार आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, और वस्तुतः इसके लिए दशम भाव जिम्मेदार है, एकादशवां भाव जिम्मेदार है, शुक्र जिम्मेदार है, चंद्रमा जिम्मेदार है, ये सब अच्छे बैठे हैं। शुक्र का श्रवण नक्षत्र में बैठना, शनि का उत्तराषाढ़ा में बैठना, सूर्य के नक्षत्र में बर्तनों का कारोबार, धातुओं का कारोबार, पीतल, तांबा, जस्ता, ये सब कारोबार आपकी कुंडली के लिए बनते हैं। स्टील और फैब्रिकेशन का काम, साथ ही साथ बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार, उसके बाद फर्नीचर, गद्दे, तोशक, रजाई, इन सब चीजों का भी कारोबार आपकी कुंडली में बनता है। अगला सवाल आपने पूछा है मुझसे कि
शनि आपकी कुंडली में 0 डिग्री के हैं वस्तुतः, पर नवमांश कुंडली में वो स्वग्रही और उसी भाव में वर्गोत्तम लग्न की कुंडली, मैं यहाँ पे शनि को कभी भी कमजोर नहीं कहूंगा, ग्रह डिग्री से कमजोर है। लेकिन एक बात बता दूं तो दरअसल जो ग्रह डिग्री से कमजोर है, अगर वो इस कुंडली के लिए अच्छा बन रहा हो तो वो अपनी दशाओं में कमजोर परिणाम कर सकता है, पर वस्तुतः वो बैठा तो अच्छा ही है। दूसरी बात कि आप अपनी कुंडली में इस शनि के अल्टीमेट परिणाम को अगर देखते हैं तो निस्संदेह वही शनि आपको पुत्रवान भी बनाएंगे, और वही शनि आपके जीवन में जो भी आपने अभी तक ख्याति अर्जित की है वो उसी शनि के बल पे करा है, क्योंकि मंगल भी वहां वहीं बैठे हुए हैं। शनि जो है वो डिग्री में कमजोर होने से आपके पास दरअसल तार्किक ज्ञान बढ़ा रहे हैं और आपको कई बार जीवन में धार्मिक कृत्य में अवसर नहीं मिल रहा, या व्यक्ति के जीवन में धार्मिक कृत्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं, या व्यक्ति के जीवन में चूंकि भाग्य भाव कमजोर होता है तो संतति का सुख कमजोर होता है, तो आपकी कुंडली में उस भाव के अधिपति कमजोर हैं जिसका संपूर्ण प्रभाव आपके जीवन पे देखा जा रहा है कि संतान का सुख हो नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को बजरंग बली की पूजा और गणेश जी के मंत्रों का जप अवश्य कर लेना चाहिए। अगला सवाल आपने पूछा है मुझे कि शनि की युति राहु शुक्र चंद्र मंगल एवं शनि की दृष्टि सूर्य बुध पर एकादशवें भाव में तीसरे भाव छोटे भाव से होने से क्या फल मिलेगा। ये तो बात मैंने बताई कि जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति और नवम स्थान के अधिपति, साथ ही साथ चतुर्थ स्थान सप्तम स्थान के अधिपति, ध्यान से यहाँ कितने सारे ग्रह बैठे। शुक्र इस कुंडली का लग्नेश होने के बावजूद भी कारक नहीं होगा और तटस्थ हो जाता है। शनि इस कुंडली के लिए दशम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति होकर के यहीं बैठे हैं। चंद्रमा इस कुंडली के लिए पराक्रमेश होकर के भाई बहनों का सुख दे रहे हैं, पर उसके प्रभाव में बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा, वो एक सामान्य सा लाभ है जो पीठ दिखाने वाली भी बन रही है। उसके बाद यहाँ शुक्र बैठे तो लग्नेश होकर के भाग्य में, और भाग्य के अधिपति और भाग्य भाव में उच्च का मंगल, साथ ही साथ राहु और चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में कई बार मेंटल अनस्टेब्लिशमेंट के कारक बन रहे हैं और व्यक्ति को उग्रता दे रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि जब 12वें भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति को व्ययी बना देते हैं, लेकिन वो सिर्फ दूसरों के ऊपर होता है, खुद के ऊपर नहीं। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पराक्रम का परिणाम है, व्यक्ति के पौरुषत्व और यश को कमजोर करती है। साथ ही साथ सूर्य का नीच के गुरु के बुध के साथ बैठना परिवर्तन योग होने के कारण उसका नीच भंग अलग तरीके का होगा, पर वो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। शुक्र और राहु के साथ बैठने से वीर्य हंता व्यक्ति होता है, इस वजह से व्यक्ति को पौरुषत्व का लक्षण बनाना चाहिए और व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए और संतुलित समय पे ही जो है वो गर्भाधान का प्रयास करना चाहिए। ये इतनी कुंडली बनती है। एक बात बता देता हूं, बुध आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो 12 डिग्री के हैं और सूर्य जो बैठे हैं वो 8 डिग्री के। ऐसी अवस्था में बुध अस्त हो जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, तो ग्रह अगर अस्त हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि वो बिल्कुल ही परिणाम शून्य हो जाएगा। ग्रह अगर 0 डिग्री का है इसका मतलब यह नहीं है कि वो परिणाम शून्य है। उसके 0 डिग्री के होने के बावजूद भी कई बार उसके अंश बल में देखिए कि वही ग्रह अगर फल किया तभी तो दरअसल आपको वो पुत्र की प्राप्ति नहीं करा रहा है। ये समझने की बात हो सकती है और ये तार्किक भी है, क्योंकि निसंदेह वो ग्रह कमजोर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि वो फल नहीं कर रहा, क्योंकि उस भाव में और अन्य ग्रह बैठे हैं और निसंदेह वहां की जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसमें शनि ही सबसे ज्यादा षडबल में बलवान हो रहा है। डिग्री के कमजोर होने के बावजूद वो ग्रह आपकी कुंडली में बलशाली है और फल दे रहा है। तो इस आधार पे मैं आपको ये बात आपके दिमाग में से निकालना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में डिग्री में ग्रह भले कमजोर है, पर वर्गोत्तम होने के कारण और वर्गोत्तम लग्न की कुंडली प्राप्त करने के कारण आपकी कुंडली बलिष्ठ हो रही है और शनि का बल बढ़ रहा है। निसंदेह वहां पे शनि कमजोर नहीं है और निसंदेह वो परिणाम देंगे। हाँ, वो कई बार आपकी कुंडली में चूंकि वो भाव कमजोर है इस वजह से वहां पे शनि अपने प्रभावों को सही तरीके से नहीं दिखा रहे हैं, इस वजह से ही आपको कई बार पुत्र सुख या दाम्पत्य के सुख को या दाम्पत्य के प्रभावों में कमजोरी हो रही है। क्यों? क्योंकि इस भाव को जो बल मिलना चाहिए, किसी भी भाव का तीसरा भाव उसका साहस होता है, तो इस भाव का जो साहस है वो अविच्छिन्न नहीं है, वो छत विछत हो रहा है, परेशान हो रहा है। इस कारण से ही पंचम का जो 5वां होगा वो प्रभावित हो रहा है। अलग बात है, आपने सवाल क्या पूछा है कि क्या शनि बिल्कुल परिणाम शून्य है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, वो ग्रह सबसे ज्यादा बढ़िया है और सबसे ज्यादा बलिष्ठ है। वो कमजोर इसलिए है क्योंकि वहां पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, बैठे तो सभी अच्छे हैं, बैठे वहां पे कोई भी खराब ग्रह नहीं बैठा, लग्नेश बैठा है तो उस भाव से संबंधित सारी समस्या। हो सकता है कि आपकी पत्नी की कुंडली कमजोर हो, ऐसा संभव है, क्योंकि वस्तुतः आप जरा गौर करिए तो इसके अधिपति कमजोर, गुरु कमजोर और साथ ही साथ शनि जो है वो जन्म कुंडली में डिग्री से कमजोर होने के कारण एक अलग तरीके का तीसरे नंबर पे वो कमजोरी दिखा रहे हैं।
पर वस्तुतः देंगे भी वही, क्योंकि D60 चार्ट में शनि का प्रभाव बहुत अच्छा देख रहा हूं। खाली यहां देख करके आप किसी भी ग्रह के निर्णय को नहीं बदल सकते और ना ही बना सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहां भी देखिए वो ग्रह यहीं बैठा है। साथ ही साथ पंचम भाव के अधिपति नीच के हैं, ये परिणाम कर रहा है कमजोर। द्वितीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बुध नीच के हैं, यहां से संतान के सुख का इनिशियलाइजेशन होता है, यहां से वो सुख प्राप्त होता है। यहां आप गृहस्थ में आते हैं, यहां के अधिपति का जो प्रभाव है, जो शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव या फिर यहाँ के जो सप्तमेश होते हैं, वो इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। तो पंचम भाव के अधिपति पे गौर करिए, पंचम भाव के अधिपति का संबंध किससे बना? जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ, जो किससे देखे जा रहे हैं? जन्म कुंडली में शनि से। तो शनि ने बुध को देखा है। कौन है शनि? भाग्य के अधिपति और दशम के अधिपति। ये व्यक्ति से साहस करवाएंगे, बल लगवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, मशक्कत करवाएंगे, तब जाकर के वो अपना नेचर प्ले कर रहा है श्रीमान, उसका अपना नेचर है वो। इस वजह से वो ऐसे आपके जीवन में ऐसे खेल और तिकड़म भिड़ा रहे, क्योंकि वस्तुतः अगर शनि कमजोर हैं तो निस्संदेह गुरु भी तो कमजोर हैं और निस्संदेह बुध भी तो कमजोर हैं। आप किसी एक ग्रह पे अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों का ठिकरा नहीं फोड़ सकते, ये बात समझने वाली है और निस्संदेह ये तार्किक भी है। तो ये सवाल का उत्तर रहा। किस ग्रह का दान, किस ग्रह का देव का मंत्र जप करना चाहिए, और क्या गाय को हरा चारा खिलाने से बुध और कमजोर हो जाएंगे? ये किसने कहा आपसे? नहीं, गौ माता है, गाय हमारी धरणी है, धरणीधर। और गौ माता को लेकर के ऐसे विचार तो बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए कि अगर मैं तो समझता हूं कि मेरे समस्त ग्रहों का प्रभाव छिन्न विच्छिन्न हो जाए, पर गाय की सेवा बिल्कुल बननी चाहिए। और मैं आने वाले दिनों में मैं ये बात कहता हूं कि आप सभी लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि गाय और गाय की सुरक्षा के लिए आप लोगों को बिल्कुल खड़ा होना ही पड़ेगा, और उसके लिए निस्संदेह हमें सजग और तैयार होना चाहिए। गाय को हरा चरा खिला लेने से अगर मेरा बुद्ध कमजोर हो जाए तो मैं स्वतंत्र हो करके इस चीज को करने को तैयार हूं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बातें जिसने भी आपको बताई है वो गलत है और बिल्कुल गलत है। वो माता की सेवा को लेकर के अगर कोई ये बात अगर आपसे कहे कि आप अपने पिता के साथ संबंध खराब कर लेंगे तो आपके सूर्य अच्छे हो जाएंगे, अगर सूर्य को अर्घ नहीं देंगे तो आपके सूर्य बलिष्ठ हो जाएंगे, आप अगर अपनी माता की सेवा और माता के साथ दूरी पैदा कर लेंगे तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, ये ज्योतिष है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस तरीके से किसी ने मुझे ये बात कही थी कि दिल्ली में किसी से मैं मिला था, कोई बात व्यक्ति बोल रहा था कि मैं किसी को दिखाने गया था कुंडली, तो उसने बात कही कि आप शराब पीना शुरू कर दो तो आपके शनि और शुक्र बढ़िया हो जाएंगे। इस तरीके का ज्योतिष क्षेत्र अब बना है। हमारे ऋषि महर्षि ने यह बात कभी नहीं कही थी। वस्तुतः जिस ग्लास को आप पकड़ने की बात किसी को कह रहे हो, वो सोच के देखो कि वो क्या पकड़ने को बोल रहे हैं। और मैं तो समझता हूं कि वैदिक और सनातन धर्म को कमजोर करने के जितने भी प्रकल्प हैं वो सब अब एक्टिव हो चुके हैं। तो निस्संदेह ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। और मैं बिल्कुल ये बात 100% ये गारंटी से कहता हूं कि मैं इस बात को भोगने को तैयार हूं। मेरा बुध कमजोर हो जाए, मेरा सूर्य कमजोर हो जाए, मेरे सारे ग्रह निष्फल हो जाएं, पर मैं गाय की सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? नहीं, ये गलत बात कभी भी दिमाग में मत लाइएगा। 2 मिनट के लिए आप अगर अपने ग्रह को छोड़ दें तो मैं समझता हूं कि गाय की सेवा करने से समस्त दुखों का जो है वो अंत हो जाता है। ये बात आपको गलत आपके दिमाग में, इसको तुरंत ही इसको निकाल करके फेंकिए, अन्यथा अगली बार ये बात बिल्कुल भी गलत होगी। नहीं है ऐसा। गाय को हरा चारा खिलाने से आपके तो सबसे पहले सभी प्रकार के मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं, संताप खत्म हो जाता है। वो जिस व्यक्ति को आप दे रहे हो वो कितना शांत है, सोच के देखो, वो कितना शांत है, वो माता है। इस वजह से उनके बारे में ऐसे पाप से युक्त विचार लाने भी नहीं चाहिए, और जिस व्यक्ति ने कहे होंगे उसको तो पाप लगेगा पक्का। तो ये बात बनती है। बुद्ध वाली बात समझ में आ गई होगी, और गाय को हरा चारा खिलाने वाली बात भी समझ में आ गई। मैं तो समझता हूं कि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है, आप बैल का दान करो, गो दान करिए, गाय की सेवा करिए। दान करने की स्थिति भूमि दान करिए। अब वृषभ लग्न क्या है, पृथ्वी तत्व की लग्न की स्थिति बन रही है, भूमि दान करिए अगर है तो बात। वैसे लोगों की सेवा बढ़ा दीजिए जिसके यहाँ गाय बांधी जाती हो, आप अपने घर में गाय रखिए, गाय की सेवा करिए। इससे बढ़िया समस्त ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव खत्म हो जाता है। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था
कि समस्त ग्रह नक्षत्र भी सब ग्रह नक्षत्र की साड़ी पर, चाहे आप जघन्य कितने ही अपराधी हो, गाय की सेवा और गाय के पास गले लग के रो देने से, उसके पांव छू लेने से समस्त कृत्य जो है वो जागृत हो जाते हैं, समस्त पुण्यों का फल जागृत हो जाता है। कहां कहां से ऐसी ओछी मानसिकता के लोगों से आप लोग मिल जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सत्य सनातन धर्म है जहां गाय को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। उसके बारे में क्या कही जा सकती है? ग्रंथ भरे पड़े हैं उनके जो है वो प्रभावों से। अगली बात, मेरा मोबाइल हर 5 सेकंड पे बंद हो जाता है, पता नहीं इसमें क्या हो। रत्न वगैरह, देखिए एक बात बता देता हूं, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप सफेद ओपल पहन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये पक्की बात है। ये तो आपके सवाल थे, पर आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र को लेकर के मैं और भी बात बता दूं। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का 12 में जाना, राहु और शुक्र कई बार व्यक्ति को घुमंतु और घूम घूम करके काम करने वाला बना देते हैं। वस्तुतः सूर्य और मंगल आपके लिए एक्टिव हैं, इस वजह से इन दोनों की दशाओं में व्यक्ति को कर्म क्षेत्र का सपोर्ट मिलेगा, व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है और वो अपने कर्म से खुश भी है, क्योंकि यहाँ के अधिपति अच्छे बैठे हैं उच्च के मंगल के साथ। परम मित्र की स्थिति, व्यक्ति अपने कर्म में अपने माता का, अपने मानसिक सुखों का प्रभाव विकसित करते हुए देखा जाता है। यहाँ पे शनि का बैठा होना, यश देर से मिले, यहाँ पे शनि का जो है वो प्रभाव यहाँ बैठा होना, यहाँ बैठे होने से प्रभाव कमजोर नहीं है। इस कुंडली में शनि सबसे ज्यादा बलवान है और वो आपकी कुंडली में एक्टिव होंगे और अपनी दशा काल में सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम भी देंगे। समझ में आई बात? नक्षत्रों के आधार पर, सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपके आत्मबल में कमजोरी देखी जा सकती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपका मानसिक मन और जो है वो धन, ये दोनों थोड़ा थोड़ा अच्छा होता रहेगा, ये बात भी दिख रही है ये। और चंद्रमा आपकी कुंडली में ठीक है, खराब नहीं है, वो आपको साहसी और नेचर का निडर बना रहे हैं। और दरअसल मंगल आपकी कुंडली में आपको व्यवसायिक नेचर का बना रहे हैं और साथ ही साथ आपको थोड़े उग्र भी बना रहे हैं। शत्रुओं से डरने जैसी कोई बात इस कुंडली में नहीं है। इस कुंडली की नौकरी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। इस कुंडली में धन की स्थिति भी ठीक ठाक देख रहा हूं सामान्यतया। अगर चंद्रमा कमजोर नहीं होते और गुरु और बुध का परिवर्तन नहीं होता तो निसंदेह ये और भी अच्छी बात हो सकती थी, अगर बुध नीच के नहीं होते तो। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो आपको मैंने बात बताई। बुध जो है वो जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं और अस्त हैं शनि के नक्षत्र में, शनि मृतप्राय, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी जरूर रहेगी। वो ग्रह मृतप्राय है तो अपना प्रभाव थोड़ा कमजोर जरूर देगा, 25% का परिणाम मिलता है। बुध के बाद अगर गुरु की बात करता हूं तो आपको वो प्रैक्टिकल बना रहे हैं और दरअसल वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान का मालिक भी बना रहे हैं। और दरअसल वो व्यक्ति जो है वो सभी प्रकार के सुखों से कई बार आरोहित होता है और उसको उसका प्रभाव भी मिलता रहता है। ये इतनी बात रही। अब उसके बाद आगे बढ़ता हूं। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में आपको दाम्पत्य में लाभ मिल रहा है और वहां वो कमजोर नहीं है और वस्तुतः आपको उनसे डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि नवांश कुंडली में 3 घर खाली हैं। मंगल का प्रभाव है, इस वजह से उग्रता रह रही है। और दरअसल यहाँ पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ भी है, मंगल का प्रभाव यहाँ भी है, मंगल का प्रभाव यहाँ भी है। इस वजह से ही आप के भाग्य में ही ऐसी पत्नी लिखी थी जो थोड़ी कठोर हो सकती है। पर वस्तुतः चंद्रमा राहु शुक्र हैं, आप ढूलमूल हैं थोड़े से, आप ही थोड़े इनएक्टिव तरीके से व्यवहार करते हैं या थोड़े एक्टिव नहीं हैं संबंधों को लेकर के। लुंज पुंज से आप ही हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। मैं समझता हूं कि पत्नी थोड़ी खर्चीली हो सकती है, इस वजह से भी कभी कभी मनमुटाव की स्थिति बनती होगी। सूर्य यहाँ पे है जो प्रेम में दरार या खलल डालने का काम करते हैं। सूर्य की आराधना करिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करिए और एक सफेद जो है वो पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं। ये स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। पत्नी पूजा पाठ वगैरह थोड़ा कम करती हैं क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर संतान की समस्या है तो निस्संदेह आपकी पत्नी की कुंडली देखनी चाहिए और उस पर तर्क की आवश्यकता है, उसको यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम में इस बात पे चर्चा नहीं हो सकती, उसके लिए अलग से बात करने की आवश्यकता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। दशाओं के आधार पर अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु केतु शुक्र और गुरु, ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा राहु केतु शुक्र और गुरु की जो दशा है वो आपकी कुंडली में मजबूती से आपके निर्णयों को और आपके पराक्रम के परिणाम को देने वाली बन सकती है। बाकी के जितने ग्रह हैं जैसे शनि, सूर्य, बुध और मंगल, इनकी दशाएं आपके लिए थोड़ी सामान्य या सहज या शांति से जाने वाली हो सकती हैं। पर वस्तुतः मैं इस कुंडली में संतान का सुख 100% देख रहा हूं और वो उसका सुख मिल भी रहा है। हाँ, ये बात है कि कभी कभी इस कुंडली में गर्भ धारण की समस्या या गर्भ गिरने की समस्या भी मैं देख रहा हूं, क्योंकि सूर्य नीच के हो जा रहे हैं और जन्म कुंडली में चतुर्थेश जो है वो D7 चार्ट में वो राहु केतु के संपर्क में आकर के गर्भ क्षेत्र को कमजोर कर रहे हैं। वस्तुतः अष्टम भाव भी थोड़ा कमजोर ही बन रहा है
इस कारण से भी कई बार स्थिति बन रही है, पर उसके लिए पत्नी की कुंडली ज़्यादा देखनी होगी, जरूरी है। एक बात और बता देता हूँ, आपकी कुंडली में भवन, वाहन, इन सब चीज़ों का सुख निरंतरता से बहुत अच्छे तरीके से है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है और वस्तुतः आपने उसके ऊपर खर्च भी करा है, ये स्थिति बनती है। आपकी कुंडली के आधार पर मैं जो देख रहा हूँ उसमें कई बार आपका आपकी कुंडली के भाग्य बल को मैं कमजोर देख रहा हूं और यश जो है वो देर से या पराक्रम का परिणाम देर से मिल रहा है। वस्तुतः आपकी कुंडली में आप कुल के लिए एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे और आपका आत्मबल कमजोर है या पौरुषत्व क्षीण हो रहा है, आपको उस पर काम करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पीपल का वृक्ष लगाइए, शिव जी की पूजा करिए, एकादशी का व्रत करिए, हरिवंश पुराण का पाठ करिए, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।